Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 10th English chapter 6, The Making of a Scientist. Let's start the chapter. Written by Robert W. Peterson. Richard Everett has received the Shirley Scholar Award and the Sucking Plow Award for Biochemistry and Molecular Biology. तो इनको दो अवार्ड मिले थे, कौन सा? एक तो शर्ले स्कॉलर अवार्ड और दूसरा क्या है, सर्किंग प्लो अवार्ड। ये दोनों अवार्ड उनको मिले थे किसके लिए? बायोकेमिस्ट्री के लिए एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ अ साइंस टू हिम। ये उनका फैसिनेशन होता है बच्चे, अट्रैक्शन। ये उनका अट्रैक्शन था किसके लिए? बटरफ्लाइज के लिए, कि उनके लिए जो साइंस वर्ल्ड है वो ओपन हुआ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. अब जो उनकी एज क्या थी? 22 एज में वो जो पहले क्या फॉर्मर स्काउट भी रह चुके थे, स्काउट ऑफ द ईयर। ओके, तो उनके लिए क्या था, उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया था अपनी एक नई थ्योरी से। और थ्योरी क्या थी? हाउ सेल्स वर्क, कि जो सेल्स है ह्यूमन बॉडी में वो कैसे काम करते हैं। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। अब जो कौन थे? रिचर्ड एच एब्राइट, जो कि एक साइंटिस्ट थे। ओके, और उनका एक कॉलेज रूममेट था जिन्होंने क्या किया था, थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, किसमें? एक जर्नल था, जर्नल का नाम क्या था? प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। अब ये जो जर्नल था, इसमें जो साइंस आर्टिकल्स थे वो पब्लिश होते थे। तो उसी जो जर्नल में किसका आर्टिकल पब्लिश हुआ? रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट। ओके, तो उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, किस पर? हाउ सेल्स वर्क। और वो थ्योरी किस में एक्सप्लेन की गई? एक जर्नल में, जिसका नाम था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। ओके, It was the first time this important scientific journal had ever published the work of a college student. और ये पहली बार हुआ था कि इस जर्नल में, जो जर्नल था कौन सा? प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। तो पहली बार हुआ था कि इस जर्नल में किसी कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट अ बैट। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, यहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक इतने बड़े जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश होना, किसका? एक कॉलेज स्टूडेंट का, जो कि एक सिर्फ 22 एज में है। तो वो ऐसा ही था जैसे कोई 15 ईयर ओल्ड, ठीक है, 15 ईयर ओल्ड कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, और वो क्या कर रहा है? फर्स्ट टाइम में ही, पहली बार में ही क्या कर देता है? होम रन बना देता है। तो ऐसा कुछ उसने एक तरह से कंपैरिजन किया है। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट। लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट बोला उन्होंने, अब तक बेटा जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, जो भी इनको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, तो उसके लिए उन्होंने यूज़ किया है। इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। अब उन्होंने, ये फर्स्ट टाइम था, एक बड़ी ही अचीवमेंट थी उनके लिए कि साइंस की फील्ड में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और जो ये सब आज उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी लिख दी है रिलेटेड टू सेल्स, तो ये कहता है कि ये सब जो किससे शुरू हुआ था? बटरफ्लाइज से। क्योंकि पहले ही हमें बताया गया था कि वो किससे अट्रैक्टेड थे? बटरफ्लाइज से। तो बटरफ्लाइज जो उन्होंने कलेक्ट करनी शुरू की थी, तो वो थ्योरी चलते चलते वो जो उनका फैसिनेशन था, उनका अट्रैक्शन था, वो इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक थ्योरी सेल्स पर जो लिखी, जो कि जर्नल में पब्लिश हुई थी। ओके, एंड ओनली चाइल्ड। अब किसके बारे में बात की जा रही है? रिचर्ड के बारे में, कि वो क्या थे? वो एक सिंगल चाइल्ड थे। एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग नेम ऑफ प्लेस इन पेंसिल्वेनिया। अब जो क्या, पेंसिल्वेनिया में एक प्लेस है, कौन सा? रीडिंग। तो वहाँ पर वो रहते थे, और वो क्या थे? सिंगल चाइल्ड थे। ओके, उनका कोई सिबलिंग नहीं था, वो सिंगल चाइल्ड थे। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सेड। अब एब्राइट बोलते हैं कि वो सिंगल चाइल्ड थे, और वहाँ पर उनके लिए ऐसा करने को कुछ था भी नहीं कि और कुछ कर पाते। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। उन्होंने क्या कहा है कि ना तो मैं
टीम ऑफ वन मीन्स अकेले, कि मैं एक बंदे के साथ, कि उनका कोई सिबलिंग नहीं था, कि ना तो मैं फुटबॉल खेल सकता था और ना ही मैं बेसबॉल खेल सकता था। बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जो मैं कर सकता था, और वो क्या थी? कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। ओके, तो टीम गेम वो खेल नहीं सकते थे, ना तो फुटबॉल ना बेसबॉल, तो उन्होंने क्या किया? चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सो आई डिड, इसलिए मैंने वही किया। एंड डिड ही एवर, और हमेशा वही करता रहा। क्या करता रहा? टू कलेक्ट द थिंग्स। ओके, बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, किंडरगार्टन मतलब केजी, a bright collected butterflies with the same determination. ओके, देखो किंडरगार्टन में है वो, और उसी टाइम पे उन्होंने क्या कलेक्ट करना शुरू कर दिया है? बटरफ्लाइज। ओके, तो किंडरगार्टन में उन्होंने क्या किया? जो बटरफ्लाइज हैं वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। विद द सेम डेटर्मिनेशन, कि बिल्कुल डेटर्मिनेशन के साथ, कि ही स्टार्टेड हिज वर्क दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी, जो हमेशा अपनी हर एक्टिविटी में वो करते हैं कि मन लगाकर काम करना। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने जो थिंग्स कलेक्शन का जो काम शुरू किया, उसमें रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, ये सब उसने कलेक्ट किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, वो क्या बन गए? एक एस्ट्रोनॉमर। ओके, टू समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कई बार क्या पूरी रात क्या करते? वो स्टार्स को क्या करते रहते? देखते रहते। ओके, तो एस्ट्रोनॉमर भी बने ही स्टार्टेड टू कलेक्ट द थिंग्स ऑल्सो। ओके, तो सारी ये सब उन्होंने करना शुरू कर दिया था। From the first he had a driving curiosity along with bright mind. क्या है? उनके स्टार्टिंग से उनके अंदर क्या था? एक क्यूरियोसिटी थी, हर चीज़ को जानने की इच्छा थी, और एक ब्राइट माइंड था, एक शानदार उनके पास दिमाग भी था। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु encouraged हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनके पास मदर भी थी, उनकी जो मदर थी एक तरह से, ओके, तो वो क्या कर रही थी? उन्होंने उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया किसमें? लर्निंग में। ओके, उनको हेल्प करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उसकी जो मदर थी उसको कहाँ लेकर गई? ट्रिप्स पर लेकर गई। बोट हिम टेलीस्कोप, उसको टेलीस्कोप खरीद के दिया, माइक्रोस्कोप खरीद के दिया, कैमराज खरीद के दिए, माउंटिंग मटेरियल्स, जो माउंटिंग मटेरियल्स थे वो उनके लिए परचेज किया, एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, कि उनको दूसरे इक्विपमेंट्स, जिस चीज़ की भी उनको रिक्वायरमेंट होती वो उसके लिए परचेज करती, और भी तरीके से उसको हेल्प करती थी किसमें? इन लर्निंग करने में। ओके, चीज़ों को लर्न करने में। तो कौन हेल्प करा था उनको ज़्यादा? उनकी मदर करी थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। अब उसकी मदर कहती है कि सिर्फ उसकी मैं ही कंपेनियन, मैं ही उसकी साथी थी जब तक रिचार्ड ने अपना स्कूल शुरू नहीं किया था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद क्या करती वो? उसके जो फ्रेंड्स हैं, जब उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो उसके जो फ्रेंड्स थे उनको वो क्या करती थी? घर पे बुलाने लग गई थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन वो कह रही कि लेकिन रात में जब हम इकट्ठे होते तो हम साथ में मिलकर बैठकर काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। वन रिची किसके लिए यूज़ किया बच्चे? रिचार्ड जो एवराइट है उसके लिए यूज़ किया है, कि उसके फादर की डेथ के बाद रिची जो था वॉज इन थर्ड ग्रेड, कि जब वो थर्ड ग्रेड में था तो उसके फादर क्या है? उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो रिची था वो क्या था? उसकी मदर के लिए एक कंप्लीट, उसका जो उसकी सराउंडिंग क्या थी, सब कुछ उसका बेटा ही था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। कहते कि मैं और मेरा बेटा, ठीक है, प्रत्येक जो शाम थे, एवरी इवनिंग थी, वो क्या करते? डाइनिंग रूम की टेबल है उस पर स्पेंड करते थे, वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी करते। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, कहती है कि अगर उसके पास करने को कोई काम नहीं होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए कोई ना कोई काम सर्च कर देती थी। नॉट फिजिकल वर्क, वो कहती कि मैं उसके लिए कोई फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, ऐसा कुछ सर्च करती जिससे वो चीज़ों को सीख सके। हिज मदर सैड, उसकी मदर ने कहा। ही लाइक्ड इट, और ये सब उसको पसंद भी आता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, क्योंकि वो सीखना चाहता, जैसे बताया ना कि उसके क्या था? उसका ब्राइट माइंड था, वो हर चीज़ को इजीली कैप्चर्ड करता था। एंड लर्न ही डिड, और उन्होंने सीखा भी, और उन सब कामों को किया भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। क्या है टॉप ग्रेड्स? मतलब वो क्या है? A1 ग्रेड में हमेशा होता था, ऑन एवरी डे थिंग्स। और कहती थी कि वो जो स्कूल में था वो क्या था? A ग्रेड में था, लेकिन अगर
डेली वर्क की बात करें, जो डेली एक्टिविटीज़ की बात करें, ही वो जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, वो दूसरे बच्चों के जैसा ही था। हिज मदर सेड, उसकी मदर बोल रही है, कौन? रिचर्ड एब्राइट। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में आया, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज, एब्राइट ने कलेक्ट कर ली थी कितनी? 25 स्पीसीज। देखो, ही स्टार्टेड टू कलेक्ट द बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन, ओके, और जब वो सेकेंड ग्रेड में आया, सेकेंड क्लास में आया, तो करीब 25 स्पीसीज उसने कलेक्ट कर ली थी। अब हम जैसों के लिए क्या है, सारी बटरफ्लाइज एक जैसी है, जबकि इनकी अलग अलग स्पीसीज होती है, अलग अलग जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं। तो 25 स्पीसीज उसने कलेक्ट कर ली थी। कब? व्हेन ही वाज इन सेकेंड ग्रेड, अराउंड ऑफ हिज होम टाउन, मीन्स जहाँ पर वो रहता था उसके आसपास। तो यहाँ पर एक चार्ट भी दिया गया है, आप इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये मेन स्पीसीज़ है और ये इसकी सब स्पीसीज़ हैं। उसी तरह है, ये मेन है, ये सब हैं दोनों। तो जहाँ पर आप ब्लैक डॉट्स हैं उनको काउंट करोगे, इट विल बी 25। तो आप इसको खुद रीड करेंगे। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, he said। कहते उसने 25 स्पीसीज ही हैड कलेक्टेड व्हेन ही वाज इन सेकंड ग्रेड। अब एब्राइट क्या कह रहे हैं कि शायद अब लगता था उसका जो कलेक्टिंग वर्क था वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, इससे आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। बट देन, लेकिन तभी, माई मदर गो टू मी ए चिल्ड्रन बुक कोल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तभी उसकी मदर ने क्या किया, उसको एक चिल्ड्रन बुक ला कर दी जिसका नाम क्या था, याद रखेंगे इसको, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, ओके। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने एक बुक ला कर दी जिसका नाम था बच्चे द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, ओके। उस बुक में क्या था कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं, नाम ध्यान रखेंगे, मोनार्क जो बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट होती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं सेंट्रल अमेरिका में, ओके। अब ये सब उसने जब बुक में पढ़ा तो ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू एन ईगर, टू द ईगर क्या है, उत्सुक, जो हर चीज़ को क्या है, क्यूरियोसिटी से देखता है, यंग कलेक्टर। यंग कलेक्टर कौन है यहाँ पर? एब्राइट। तो जब उसने ये सब पढ़ा तो जो ईगर यंग कलेक्टर था उसके लिए क्या हो गया, साइंस वर्ल्ड ओपन हो गया, मीन्स उसकी जो क्यूरियोसिटी है और ज़्यादा उसको होने लगी चीज़ों को जानने में रिलेटेड टू बटरफ्लाइज। आई होप यू आर गेटिंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये चैप्टर, लेकिन आप अगर आपको ध्यान से सुनोगे तो इजीली समझ में भी आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द बुक, जब बुक को उसने पूरा रीड किया तो उसके एंड में क्या था, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन। तो उसमें रीडर्स जो भी उस बुक को पढ़ रहे थे उनको इनवाइट किया गया था, उनको कहा गया था कि आप क्या करेंगे, जो बटरफ्लाइज, क्योंकि देखो इस बुक को कौन पढ़ेगा, वही जो बटरफ्लाइज कलेक्ट कर रहा है, ओके। तो ऐसे जो रीडर्स थे उनको इन्वाइट किया गया था, किसके लिए, ये जो बटरफ्लाई माइग्रेशन हैं उसको रीड करें, ओके, उसको स्टडी करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, उनको बोला गया था कि जो बटरफ्लाइज उनके पास है वो उनको क्या करे, टैग करें। फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए। अब रिसर्च कौन कर रहा था, ध्यान से सुनेंगे, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए युकहार्ट, ओके। डॉक्टर का नाम क्या है बच्चे, डॉक्टर फ्रेडरिक ए युकहार्ट, जो कि उनका नेम था, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। कनाडा में जो टोरंटो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक डॉक्टर थे जिसका नाम था फ्रेडरिक ए युकहार्ट, ओके। जो डॉक्टर फ्रेडरिक युकहार्ट थे उन्होंने रीडर्स को इनवाइट किया था कि जो भी जो बटरफ्लाइज कलेक्ट कर रहा है, दे आर टू टैग द बटरफ्लाइज, उनको बटरफ्लाइज को टैग करना है, जिससे जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए युकहार्ट है उसको स्टडी करेंगे, जो कि कहाँ से थे, टोरंटो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। एब्राइट्स मदर, अब जो एब्राइट की मदर थी, ओके, जो उसको हर चीज़ में हेल्प कर रही थी, रोट टू डॉक्टर युकहार्ट, उन्होंने डॉक्टर युकहार्ट को लेटर लिखा। एंड सोन एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, और क्या है, जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी उन पर वो क्या करने लगे, एडहेसिव मीन्स छोटे छोटे टैग्स लगाने लगे। एनीवन हु फाउंड अ टैग, जिसको भी वो टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिलती, वॉज आस्क्ड टू सेंड, उनको कहा जाता था, उस पर जैसे कोई नंबर वगैरह होगा बेटे तो उनको कहा जाता था कि वो
क्या करें, ये जो बटरफ्लाई है जिस पर टैग लगा हुआ है ये किसको सेंड कर दे, डॉक्टर युक हार्ट को। ओके, तो उनको ये मैसेज कर दे। अब देखो बटरफ्लाईज को टैग भी वही लगाएगा जो उसको स्टडी कर रहा है, ठीक है, और बटर लगी हुई टैग टैग लगी हुई बटरफ्लाईज को कलेक्ट भी वही करेगा जो उसको स्टडी करता है। ओके, तो ऐसा क्या था कि भी उनको टैग लगी हुई बटरफ्लाईज को किसको सेंड करना था, डॉक्टर युक हार्ट को, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे। The butterfly collected season around reading last 6 weeks in late summer। तो ये जो लेट समर में उनका 6 वीक तक ये काम चलता रहा बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का। कहाँ पर, रीडिंग में। रीडिंग इज द नेम ऑफ प्लेस वेयर ही वॉज लिविंग। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम, अब एब्राइट कह रहे हैं, चेज होता है पीछा करना। अगर आप बटरफ्लाइज का पीछा करने वाले हो, वन बाय वन एक एक करके उनको आप पकड़ने वाले हो, यू वोंट कैच वेरी मैनी, तो आप ऐसे करके बहुत सारी बटरफ्लाइज को कलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप बटरफ्लाइज को कैच करना, उसको पकड़ना इतना ईजी थोड़े ना था। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट, इसलिए एब्राइट ने नेक्स्ट स्टेप लिया, वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। उन्होंने क्या किया, रेज होता है पालन पोषण करना, बीरप करना, कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारी बटरफ्लाइज को क्या करना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया। ही वुड कैच द फीमेल मोनाक, उन्होंने फीमेल मोनाक को कैच किया, उसको पकड़ा, टेक हर एग्स, उसके एग्स लिए, एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उनको अपने घर के बेसमेंट में रखा, ठीक है, उनके लाइफ साइकिल को स्टडी करने के लिए। जैसे उनके एग्स हो गए, ठीक है, एग्स से फिर क्या बना, कैटरपिलर, फिर प्यूपा, ओके, देन अडल्ट बटरफ्लाइज। तो ऐसे उन्होंने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, फिर वो क्या करेंगे, बटरफ्लाइज के को टैग किया, उसके विंग्स को, एंड लेट देम गो, और उनको जाने देते। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि एक एक बटरफ्लाइज को पकड़ना, उसको टैग लगाना, तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू टेक फीमेल बटरफ्लाई। ओके, उसके बटरफ्लाई को रखा, उसके एग्स लिए, उसको फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, देन अडल्ट बटरफ्लाई। तो ऐसे करके वो खुद की जो बटरफ्लाइज हैं वो रखने लगे थे अपने पास फॉर सेवरल ईयर्स, और काफ़ी सालों तक हिज बेसमेंट, उसके घर का जो बेसमेंट था, वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क, वो थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क हो गए थे इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग स्टेजेस पे। जैसे क्या हो गया, हो सकता है कोई एग हो, ठीक है, फिर हो सकता है कैटरपिलर भी हो सकता है, उसके बाद प्यूपा भी हो सकता है, हो तो बटरफ्लाइज भी हो सकती हैं। तो ऐसे कर करके थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज उसके बेसमेंट में आ गई थी। ओके, तो उन्होंने एक एक को पकड़ने की बजाय ये अच्छा तरीका निकाला कि क्या करें, उनको बिरप करें, उनको पालन पोषण करें और अपने पास रखें। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, और फिर से क्या हुआ कि जो बटरफ्लाइज को टैग करना, उनको ये क्या करने लगा, उनको स्टार्टेड टू लॉस इंटरेस्ट, उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको ये बटरफ्लाइज टैग करना उन्होंने बंद करना सोचा कि इसको नहीं करना है। इट इज़ टीडियस एंड देर इज़ नोट मच फीडबैक, क्योंकि ये टेरेस होता है बड़ा थकावट, बोरिंग वाला काम, जैसे थकावट भी हो और बोरिंग भी हो, तो उनको ये लगा बड़ा बोरिंग सा काम है, थका देने वाला है, और इससे कोई फीडबैक भी नहीं मिल पा रहा था। एब्राइट ने सोचा, देखो, ही स्टार्टेड टू कलेक्ट द बटरफ्लाइज इन kindergarten, okay, then he thought that at that time he had collected 25 species। उसके बाद उनको लगा कि बस अब बंद कर देना है, फिर से उनकी मदर ने उसको एक बुक ला कर दे दी। ओके, बुक्स को रीड करके फिर उन्होंने बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया। अब क्या है, फिर से उनको ये बोरिंग लगने लगा था, उनको लगा कि ये बड़ा बोरिंग है, इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इन ऑल द टाइम, पूरा टाइम आई डिड, कि मैंने यही किया, बटरफ्लाइज को बिरप किया, उनको टैग लगाया, उनको छोड़ा, ठीक है, तो उनको लगता था कि ये इसका कोई फीडबैक मिलेगा। ही लाफ्ड, वो हंसते हैं कि ये सब मैं करता था। ओनली 2 बटरफ्लाइज, वो कह रहे कि सिर्फ 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग, जिनको मैंने टैग किया था, वो रिकैप्चर्ड, सिर्फ वही मिल पाई। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज को टैग किया था, लेकिन वापस कितनी मिली, सिर्फ 2। एंड दे वर नोट मोर देन 75 मील्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 75 मील की दूर ही मुझे मिल भी गई। तो ये उनके लिए, उनको क्या है, ये सब अच्छा नहीं लगा कि उन्हें ये सब नहीं करना है। देन इन द 7th ग्रेड, फिर वो 7th ग्रेड में आए। ही गोट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड काउंटी साइंस फेयर। काउंटी मतलब रीजनल साइंस फेयर। तो उन्हें कहता है कि जब वो 7th ग्रेड में आए तो उन्हें हिंट मिला, उन्हें पता चला कि जो रियल साइंस है वो क्या है, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, उनको टैग करना, दिस इज नॉट अ साइंस। ओके, ये रियल साइंस क्या है, ये उनको पता चला। कब पता चला, व्हेन ही एंटर्ड काउंटी साइंस फेयर, जब उन्होंने रीजनल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया एंड लॉस्ट, और हार गए। ओके,
It was really a sad feeling to sit there and not to get anything while everybody else had won something, एब्राइट said. अब एब्राइट कहते हैं कि ये बड़ी ही बुरी फीलिंग होती है जब क्या करें आप एक ऐसी जगह बैठे हुए हो जहाँ सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है और आप हार गए हो, आपको कुछ नहीं मिला. ओके, तो वहाँ पर जो साइंस काउंटी साइंस फेयर था वहाँ पर एब्राइट को कुछ भी नहीं मिला, तो ये उसके लिए उसको बड़ा बुरा लगा था. हिज एंट्री वो स्लाइड्स. अब उनके वहाँ पर क्या किया था, क्या लेकर गए थे वो देखते हैं. हिज एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग. उनकी क्या थी वहाँ पे, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग थी, फ्रॉग टिश्यूज थी, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. जो कि वहाँ पर वो जो आए हुए थे विजिटर्स उनको माइक्रोस्कोप से वो क्या दिखा रहे थे, फ्रॉग टिश्यूज दिखा रहे थे बस. ओके, तो वो देख तो रहे थे लेकिन उसको वहाँ पर उसको कुछ मिला नहीं, वो हार गए. He realized the winners had tried to do real experiments. फिर उन्होंने रियलाइज किया कि जो कि विनर हैं वहाँ पर जो जीत गए हैं उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. नोट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. एक नीट डिस्प्ले नहीं दिखाया कि साफ सुथरा डिस्प्ले दिखा दिया कि ये साइंस है, ये साइंस नहीं होती. साइंस क्या है, एक्सपेरिमेंट्स है. ओके, तो ये उनको रियलाइज हो गया था. कब, when he was in 7th grade and first time he participated in county साइंस फेयर. तो वहीं पर उनको रियलाइज हो गया कि रियल जो साइंस है वो है क्या. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ट्राइज रिचार्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग. अब हमेशा जो रिचार्ड है उसके अंदर एक स्पिरिट थी, वो क्या थी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी. वो डिटरमाइंड थे, ब्राइट माइंड थे, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी उनके अंदर. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. वो कहता है कि अब मुझे पता चल गया था कि मुझे नेक्स्ट ईयर के साइंस फेयर के लिए क्या करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. उनको क्या करना था, रियल एक्सपेरिमेंट्स करने थे. ही सेड, उन्होंने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू. सब्जेक्ट जिसको वो जानते थे मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. और क्या था कि वही इंसेक्ट्स पर, जो बटरफ्लाइज पर वो काम करते आ रहे थे पिछले कुछ सालों से, तो वही उनको कंटिन्यू करना था. ओके, सो ही रोट टू डॉक्टर युकहार्ट फॉर आइडियाज. तो उन्होंने डॉक्टर युकहार्ट को लेटर लिखा कि उन्हें नए आइडियाज़ प्रोवाइड करे कि वो कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस. स्टैक होता है बल्क में, एक तरह से बोलते हैं ना कि थोक में. ओके, तो बल्क में उनको सजेशंस मिले, बहुत सारे सजेशंस उनके पास आए. किसने, डॉक्टर युकहार्ट ने उनको दिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल. और ये सब क्या है, एब्राइट को बिजी रखा इन सब चीज़ों ने कि उनको इतने सजेशंस मिल गए एक्सपेरिमेंट्स के लिए कि अब उनके पास आगे फ्यूचर में करने के लिए बहुत सारा काम था. ओके, तो वो बिजी रहे पूरा हाई स्कूल. ओके, एंड लेड टू प्राइज. और बहुत सारे उनको प्राइजेस भी मिले. प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. जो काउंटी साइंस फेयर्स हुए या इंटरनेशनल साइंस फेयर हुए उनमें वो सारे उनको प्राइजेस भी मिले थे. ओके, अब उनको स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से उनको प्राइजेस मिले और कब कब उन्होंने पार्टिसिपेट किया. ओके, फॉर हिज 8th ग्रेड. अब देखो 7th में उन्होंने को क्या किया था, 7th में ही फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेटेड एंड लॉस्ट. ओके, अब उन्होंने लेटर किसको लिखा, डॉक्टर युकहार्ट को. उन्होंने उनको बहुत सारे सजेशंस दिए कि भी आप ये कर सकते हो. तो नेक्स्ट ईयर ही कौन सी क्लास में, 8th ग्रेड में, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कोज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट लिया कि जो एक वायरल डिजीज़ है जिसकी से क्या होता है, हर साल बहुत सारे जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो मर जाते हैं. तो वो डिजीज़ क्या है, एब्राइट ने सोचा द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. कि वो जो डिजीज़ है वो किससे आती है, एक बीटल से आती है. ओके, तो बीटल से आती है वो डिजीज़, और उससे क्या होता है, जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो मर जाते हैं. तो इसी थ्योरी पर उन्होंने काम करना शुरू किया. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल. और उन्होंने क्या किया कि कैटरपिलर का पालन पोषण करना शुरू किया, किसके प्रेजेंस में, बीटल की. कि बीटल को भी साथ रखा और कैटरपिलर को भी साथ रखा, ये देखने के लिए कि बीटल से जो डिजीज आएगी क्या उससे कैटरपिलर मर जाएगा. ओके, तो ये थ्योरी, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची. आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट. लेकिन उनको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिले. उन्होंने क्या किया,
8th ग्रेड में कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए उनको एक नया टॉपिक मिल गया था कि जो वायरल डिजीज़ हैं इससे बहुत सारे कैटरपिलर्स हर साल मर जाते हैं, और वो डिजीज़ किससे आती है? बीटल से। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ना जो कैटरपिलर है, ओके, और जो बीटल है उनको एक साथ उनको रखा जाए, उनका पालन पोषण किया जाए, और देखते हैं कि क्या सच में कैटरपिलर मरते हैं। लेकिन उनको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। ही सेड, उन्होंने कहा, बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं इस पर काम करता रहा, एंड शोड दैट, और दिखाया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, मैंने उनको दिखाया कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, और इस बार क्या हुआ? दिस टाइम आई वोन, और इस बार मैं जीत गया। भले ही वो फेल हो गया उसको क्या करने में, उस एक्सपेरिमेंट को करने में, लेकिन क्या हुआ? वो जीत गया। ओके। The next year, his science fair project was testing the theory that वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। 7th ग्रेड में क्या किया उन्होंने? ही पार्टिसिपेटेड बट ही लॉस्ट। इन 8th ग्रेड उन्होंने सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या कि जो बिटल्स से जो डिजीज़ आती है उससे कैटरपिलर मर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या हुआ? वो एक्सपेरिमेंट तो फेल हुआ, लेकिन एब्राइट को प्राइज मिला, वो जीत गया। अब नेक्स्ट क्लास में उसने क्या किया? नेक्स्ट ग्रेड में उन्होंने एक नई थ्योरी ली, ये कि जो वायसराय बटरफ्लाई है, नाम याद रखेंगे बच्चे, वायसराय जो बटरफ्लाई है वो किसको कॉपी करती है? मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है। ओके। द थ्योरी वॉज दैट वायसराय, एक बार यहाँ देख लेते हैं दोनों। ये ऊपर वाली जो है बच्चे ये है मोनार्क, और ये नीचे वाली जो बटरफ्लाई है ये वायसराय। ओके। अब इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो देखो जो वायसराय है इसके विंग्स भी थोड़े से अलग हैं, और यहाँ पर एक ब्लैक लाइन सी बनी हुई है। ओके। तो ये क्या है? ये मोनार्क है, और ये क्या है? ये वायसराय है। ओके। तो उसने क्या कहा कि जो ये छोटी वाली बटरफ्लाई है ना, ये इसको कॉपी करती है, ये जैसा ये करता है, जैसा ये दिखता है वैसे ही करने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों करती है? चलो देखते हैं। द थ्योरी वॉज दैट, अब थ्योरी ये थी कि जो वायसराय लुक लाइक मोनार्क, वो मोनार्क की तरह दिखने की कोशिश करती, बिकॉज क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मोनार्क होते हैं वो बर्ड्स को अच्छे नहीं लगते, इट मीन्स बर्ड्स मोनार्क को नहीं खाते। वायसरायज ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो वायसराय बटरफ्लाइज हैं डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वो बर्ड्स को खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है। तो बर्ड्स क्या कहना चाह रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को तो खाते नहीं हैं, जबकि किसको खा लेते हैं? वायसराय को। इसलिए जो ये वायसराय है ये कॉपी करती है मोनार्क को, जिससे वो बर्ड्स उसको ना खा पाए। ओके। तो ऐसा ये थ्योरी उसने यहाँ पर बनाई है। सो द मूव दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए वो बट वायसराय क्या करती हैं? वो उसको कॉपी करती हैं कि जैसे वो मोनार्क की तरह दिखे, एंड द लेस लाइकली दे आर टू बिकम द बर्ड्स डिनर, और बर्ड्स का डिनर ना बन पाए। ठीक है, कि एक तरह से वो चीट करने की कोशिश कर रही है किसको? बर्ड्स को, है ना। A bright project was to see whether in fact birds would eat monarch। अब उसका जो प्रोजेक्ट उसने लिया कि क्या सच में जो मोनार्क हैं, ठीक है, जो बर्ड्स हैं, क्या वो मोनार्क को खाते हैं, ये देखने के लिए उसने प्रोजेक्ट लिया। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग बर्ड वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। अब उसने एक बर्ड देखा स्टार्लिंग, जो क्या करता है? जो ऑर्डिनरी जो बर्ड्स हैं उनको नहीं खाता है। इट वुड ईट ऑल मोनार्क, वो तो सारे मोनार्क को ही खा जाता है। देखो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, वायसराय कॉपी कर रही है किसको? मोनार्क को, कि वो मोनार्क को बर्ड्स नहीं खाते, ऐसी थ्योरी है। ओके। लेकिन रियलिटी क्या निकली? जो बर्ड्स हैं वो तो मोनार्क को ही खा जाते हैं। ओके। इट कुड गेट मोनार्क, इट कुड गेट, जितने भी मोनार्क उसको मिलते हैं बर्ड्स को, उसको खा जाते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी, और ये जो प्रोजेक्ट था इसको फर्स्ट प्लेस मिले किसमें? जूलॉजी में, तो इसको पहला स्थान मिला। एंड थर्ड इन ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर, और काउंटी साइंस फेयर में जो पहले 7th ग्रेड में वहाँ पर जो हार गया था वो, अब वहाँ पर उसको कौन सा प्राइज मिला बच्चे? 3rd प्लेस उसको मिला वहाँ पर। ओके। इस थ्योरी से। इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, ओके, सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च, रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च को शुरू किया, एंड लेड
टू द सेकेंड डिस्कवरी, और दूसरी जो सेकेंड डिस्कवरी उन्होंने की, अब डिस्कवरी क्या थी, ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जो इंसेक्ट के जो हार्मोन है कि जैसे किससे क्या डेवलपमेंट होती है। ओके, इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ ऑन द लाइफ और सेल्फ। अगर इनडायरेक्टली कहें तो ये उनकी वही थ्योरी थी कि उन्होंने अपनी उसी थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया था, क्या है, लाइफ ऑफ सेल्स, जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ी थी कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था उनका लाइफ ऑफ सेल्स का, ओके, जर्नल में। तो ये उनकी जो ये थ्योरी है ये कब शुरू हो गई थी, सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, ओके, एक तरह से यू कैन से 10th क्लास। ओके, द क्वेश्चन on the question he tried to answer was simple। अब जो क्वेश्चन जिसका वो आंसर चाहते थे, वो आंसर क्या था, वो क्वेश्चन क्या था, what is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa। कि मोनार्क जो प्यूपा होता है उसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, तो उनका यूज़ क्या है, ओके, वो क्यों है। एवरीवन अम्यूज्ड द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंट। सभी ने कहा कि वो सिर्फ क्या है, ऑर्नामेंटल है, ठीक है, वो एक सजावट की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ वो कोई यूज़ उनका नहीं है। एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर युक हार्ट डिड नॉट बिलीव। लेकिन डॉक्टर युक हार्ट इस चीज़ को नहीं मानते थे कि वो एक ऑर्नामेंटल हैं। उनको लगता था कि जो ये गोल्ड टाइनी स्पॉट्स हैं इनका कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर है। ओके, तो इसी पर काम करना शुरू किया किसने, एब्राइट ने, टू फाइंड द आंसर, कि ये आंसर फाइंड करने के लिए कि जो गोल्ड टाइनी स्पॉट्स हैं ये क्या यूज़ है। एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। उन्होंने एक डिवाइस बिल्ड कर दी दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन। और उन्होंने ये दिखाना कि जो स्पोर्ट्स हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो कि बटरफ्लाइज के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो उन्होंने क्या थ्योरी बनाई कि जो ये प्यूपा पर जो छोटे छोटे गोल्ड स्पोर्ट्स हैं ये सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं, ये सजावट की चीज़ नहीं है, ये क्या है, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होती है, बटरफ्लाइज की डेवलपमेंट होती है, वो छोटी से बड़ी होती चली जाती है। ओके, जैसे इंसानों में होते हैं ना हार्मोन्स, वैसे ही क्या है उसमें भी कि वो जो गोल्ड टाइनी स्पॉट्स हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे जो बटरफ्लाइज की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये थ्योरी उन्होंने बनाई। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर। अब देखो उससे पहले 9th ग्रेड में उसको क्या मिला था, 3rd प्लेस, और इस थ्योरी से उसको क्या मिला, फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर में उसको फर्स्ट प्लेस मिला। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और एंट्री मिल गई उसको किसमें, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन 3rd प्लेस फॉर जियोलॉजी, और यहाँ पर उसको जियोलॉजी में क्या कौन सा प्लेस मिला, 3rd प्लेस। ही ऑल्सो गोट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, उसको चांस मौका मिला कि वो समर में काम कर सके, कहाँ पर, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये कोई बड़ी जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर उसको काम करने का मौका भी मिला, इसी थ्योरी को कंटिन्यू करने का। ओके, जब उनको फर्स्ट प्लेस मिला था काउंटी फेयर में। एज अ हाई स्कूल जूनियर, कि जो हाई स्कूल जूनियर में रिचार्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट। हाई स्कूल जूनियर 11th क्लास बेटे, एक तरह से यहाँ पर आप जो स्टडी है उसको कर सकते हो, अमेरिकन स्टडी जो है कि भी क्या कौन सी क्लास हो सकती है, तो ये 11th क्लास ही है एक तरह से। ओके, एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचार्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन मोनार्क प्यूपा। उनकी जो जर्नी थ्योरी थी प्यूपा की, जो टाइनी स्पोर्ट्स की, गोल्ड स्पोर्ट्स की, तो उसी को उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू किया। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको क्या मिला, फर्स्ट प्लेस मिला, इसी थ्योरी पर काम करते हुए। ओके, एंड गेव हिम अनदर चांस, और फिर से उनको मौका मिल गया टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, कि आर्मी लेबोरेटरी में वो काम करें इसी थ्योरी पर। ओके, समर्स में, तो ये क्या है, उनको चांस मिलते रहे और वो अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते रहे। इन हिज सीनियर ईयर 12th क्लास में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया। अब क्या किया उन्होंने, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर एक तरह से आर्टिफिशियल, एंड शोड दैट द सेल वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल इनटू इफ they were fed the hormone from the gold
स्पोर्ट्स। अब देखो गोल्ड स्पोर्ट्स पे ही काम करते आ रहे हैं वो अब तक। ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक विंग लिया बटरफ्लाई का। ओके, और गोल्ड स्पोर्ट्स जो था उससे क्या किए, उससे हार्मोन कलेक्ट किए बटरफ्लाइज के। ओके, और उसी हार्मोन को, आर्टिफिशियल हार्मोन को यूज करते हुए, ओके, आर्टिफिशियल तरीके से जो एक छोटा सा पंख है उससे क्या हुआ, एक बड़ा जो विंग है वो बना दिया। ओके, तो उन्होंने क्या कहा, जो ये गोल्ड स्पोर्ट्स हैं उनसे उन्होंने क्या कलेक्ट किया, उन्होंने हार्मोन कलेक्ट किए। ओके, और एक आर्टिफिशियल तरीके से एक छोटे से विंग से बड़ा विंग उन्होंने बनाया। तो एक तरह से उन्होंने ये दिखाया कि जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, जो टाइनी स्पोर्ट्स हैं, गोल्ड स्पोर्ट्स हैं, उनमें हार्मोन्स होते हैं और वो हार्मोन ही एक बटरफ्लाई को डेवलपमेंट होने में हेल्प करते हैं। और ये सब उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से भी करके दिखाया। ओके, दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, जूलॉजी में उनको फर्स्ट प्लेस मिला एंड द इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग, यहाँ पर 12th के बाद बोला गया, ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर ये लेबोरेटरीज में उनको काम करने का मौका मिला कि वो जो वर्क कर रहे थे किस पर, हार्मोन्स पर। ओके, द फॉलोइंग समर, अब जो आने वाली जो समर थी आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, फ्रेशमैन एक तरह से 11th फर्स्ट ईयर को बोला गया है, at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of the Agriculture and did more work on the hormone from the gold sports। अब क्या है कि उनका जो फ्रेशमैन के बाद थे, फर्स्ट ईयर के बाद, वो कहाँ गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, ठीक है, और फिर जो दोबारा से जो लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट गए वहाँ पर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, वहाँ पर उन्होंने अपनी जो हार्मोन वाली थ्योरी थी उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। कौन सी थ्योरी पर, जो कि गोल्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, जिस पर वो अब तक काम करते हुए आ रहे थे। ओके, यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, उसके जो मतलब एक तरह से सोफिस्टिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको यूज़ करते हुए, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, वो एबल हो गए, उनको पता चल गया कि हार्मोन जो है वो कैसे काम करते हैं, किसमें, डेवलपमेंट में। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी, एब्राइट को अपनी थ्योरी के लिए नया आइडिया मिला अबाउट सेल्स लाइफ, कि जो इंसान के अंदर या जो भी प्राणी है उसके अंदर सेल्स कैसे काम करते हैं। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, और ये उनको तब एकदम से पता चला जब वो फोटो देख रहे थे, एक्सरे फोटोज देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर का, किसका, हार्मोन का। साइंस स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकते हैं कि हार्मोन में केमिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या कर रहे थे, उनका एक्सरे देख रहे थे, उनका फोटो देख रहे थे बैठकर, और तभी उन्हें आइडिया मिल गया कि जो सेल्स हैं वो लाइफ में कैसे काम करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स उनके अंदर भी सेल्स हैं, ओके, सेल्स बनते रहते हैं, तो कैसे वो काम करते हैं इंसान की ग्रोथ में, तो ये सब उनको पता चल गया था। When he saw these photos, जब उन्होंने ये फोटो देखे, एब्राइट डिड नॉट शाउट, तो एब्राइट चिल्लाए नहीं कि उन्हें एक तरह से पता चल गया है कि कैसे सेल्स काम करते, वो खुशी से नहीं चिल्लाए, यूरेका, यूरेका वर्ड ऑफ जॉय, और इवन आई हैव गोट इट, और ना ही उन्होंने कहा अच्छा मुझे मिल गया, मुझे पता चल गया कि कैसे सेल्स काम करते, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। बट ही बिलीव्ड दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन, जबकि उन्हें विश्वास हो गया कि जो इंसेक्ट्स हार्मोन है, द फोटोज गेव हिम द आंसर, उन्होंने उनको एक आंसर दे दिया है, किसका, बायोलॉजी पजल का, बायोलॉजी की इंसान की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ओके, तो ये पजल था, उनको इसका आंसर मिल गया था। ओके, कि आंसर कैसे मिल गया था, कि जो सेल्स हैं वो कैसे काम करते हैं ह्यूमन बॉडी में। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA, कि कैसे जो सेल्स हैं वो रीड करते हैं, किसका, ब्लूप्रिंट रीड करते हैं, किसका, DNA का। ओके, DNA इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। DNA क्या है, वो न्यूक्लियस क्या करते हैं, हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। और वी डिटरमाइन द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द सेल, और जो DNA ही है वो क्या करते हैं, सेल के फंक्शंस को एक तरह से उनको फॉर्म करते हैं। दस DNA इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, और DNA ही क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। अब DNA ही मीन्स DNA ही बताएगा कि एक अगर मदर और फादर जो हाइटेड हैं तो बच्चे की हाइट कैसी होगी, ठीक है, अगर उनके अंदर कोई डिजीज़ है तो बच्चे में भी आ सकती है, तो बोला जाता है ना कि इसके तो खून में ही है। ओके, तो क्या है बच्चे, वो DNA ही है, जीन में जो होता है। तो
अब्राइट क्या करते हैं, अब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, अब्राइट और जिसका कॉलेज रूममेट था, क्या नाम था, देखो अब नाम आया है, जेम्स आर वोंग, याद रखेंगे उसका रूममेट कौन था, जेम्स आर वोंग, वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। अब उन्होंने पूरी रात रात बैठकर क्या किया, पिक्चर्स ड्रॉ की, ओके, और प्लास्टिक, तो उन्होंने क्या किया कि जो पूरी रात जाकर क्या किया, उन्होंने पिक्चर्स बनाई, कंस्ट्रक्टेड प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए, ओके, तो और ये दिखाने के लिए कि कैसे जो हाउ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन, कि कैसे ये सब चलता है प्रोसेस। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर एंड एक्सप्लेन द थ्योरी, और फिर उन्होंने क्या किया, ये सब पेपर पर लिखा और एक थ्योरी एक्सप्लेन की, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही रीड किया था, ठीक है, कि लाइफ ऑफ सेल्स। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, Richard Albright graduated from Harvard with highest honors, सेकेंड इन द क्लास ऑफ 1510। अब जो भी उनको जानता था तो वो इतना सरप्राइज नहीं था कि जो एब्राइट थे उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की, ओके, उनके जो क्लास में स्टूडेंट्स कितने थे, 110, लेकिन उनको कौन सी ग्रेड मिली, सेकंड। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। एब्राइट वेंट टू ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और वो क्या बने, एक रिसर्चर ऑफ एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बने। देन देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द हिज थ्योरी, और फिर जो उस थ्योरी पर वो अब तक काम करते आ रहे थे उन्होंने उस पर क्या करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, और भी टेस्टिंग वगैरह उन्होंने करनी शुरू कर दी थी, ओके। स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या कर रहे हैं, वो उसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं। देखो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, 7th क्लास में क्या किया, ही पार्टिसिपेटेड बट ही लॉस्ट, ओके, देन ही रोट द लेटर टू डॉक्टर युकहार्ट, ओके, एंड ही गोट मैनी सजेशंस, फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। 8th ग्रेड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि एक जो कौन सी थ्योरी ली, कि जो मोनार्क हैं, कैटरपिलर्स हैं, वो मर जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, किसके जो बिटल है उससे जो डिजीज़ होती है वायरल, ओके। फिर वहाँ पर वैसे वो जो थ्योरी सक्सेस नहीं हुई लेकिन वो जीत गए। उसके बाद 9th ग्रेड में उन्होंने फिर से पार्टिसिपेट किया, मोनार्क और वायसराय का एग्जाम्पल उन्होंने लिया। तो इसी तरह करते करते क्या है, उसके बाद उन्होंने सेल्स पर काम करना शुरू किया, प्यूपा पर, कि वो जो टाइनी स्पोर्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं। फिर धीरे धीरे वो कहाँ पर आ गए, वो सेल्स पर आ गए, ओके। इन दिस थ्योरी इट इज़ इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, कि अगर थ्योरी करेक्ट प्रूव होती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि अगर ये जो डीएनए वाली स्टोरी है, ठीक है, ये सेल्स वाली स्टोरी है, अगर ये राइट प्रूव होती है कि कैसे सेल्स इंसान में की लाइफ में काम करते हैं, ओके, तो एक बड़ा स्टेप होगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। तो एक तरह से ये आइडिया प्रोवाइड करेगा कि पहले ही पता चल जाएगा कि किसके डीएनए में क्या प्रॉब्लम है, ओके। तो ये जो कैंसर जैसी या फिर अदर डिजीज़ हैं इनको दूर करने में, इनका कुछ रोकने में हेल्प करेगा। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये आप तक का जो सब कुछ पॉसिबल हुआ था किस वजह से हुआ था, कि एब्राइट की क्यूरियोसिटी की वजह से, कि वो हर चीज़ को जानने की उनकी इच्छा थी, ओके। उन्होंने एक छोटी सी थ्योरी से काम शुरू किया और कहाँ पर आ गए, सेल्स ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स। His high school research into the purpose of the sport on a monarch pupa, उन्होंने जो हाई स्कूल में एक रिसर्च शुरू किया था ना, कि उस किसका, स्पोर्ट ऑन मोनार्क प्यूपा पर, जो छोटे छोटे गोल्ड स्पोर्ट्स थे, ओके, उन पर उन्होंने काम शुरू किया, और इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल्स लाइफ, और कहाँ आकर आ गई थी उनकी थ्योरी, सेल्स लाइफ के, ओके, एक प्यूपा से शुरू की और सेल्स लाइफ में आ गई। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। अब उनका इंटरेस्ट साइंस में शुरू से ही हो गया था जब उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी शुरू की, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नो टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था ही नहीं, वो सिर्फ बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे। एवराइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर, वो एक चैम्पियन डिबेटर थे। ऑल्सो पब्लिक स्पीकर भी थे, एंड अ गुड कैनोइस्ट होता है जैसे नाव वगैरह चलाना, तो गुड कैनोइस्ट भी थे। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और एक आउटडोर पर्सन थे, ऐसा नहीं था कि वो बस एक्सपेरिमेंट करें तो लेबोरेटरी में ही घुसे रहे, ओके, तो हर चीज़ वो हर काम वो करते थे। ही इज़
ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, जो कि नेचर के फोटो लेते थे, एंड साइंटिफिक एग्जीबिशंस, के एग्जीबिशंस में जब जाते थे तो वहाँ भी वो क्या करते थे, फोटोग्राफी करते थे, तो एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे। ओके। इन हाई स्कूल रिचार्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स होता है बच्चे ए ग्रेड स्टूडेंट, कि वो हमेशा उनको ए ग्रेड ही मिला, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, अब उनके लिए लर्निंग क्या था, बहुत ईजी प्रोसेस था, उनको इजीली चीज़ें याद हो जाती थी। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, तो उन्होंने अपनी एनर्जी को किसकी तरफ मोड़ दिया, डिबेटिंग की तरफ, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, एक क्लब है जो कि नेशन से रिलेटेड बातें करता है इश्यूज़ पर, तो उसमें उनको क्या है, वो उसका एक मेंबर बन गए। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उनके एक एडमायर भी थे, कौन, रिचार्ड ए वेरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर, उनके सोशल स्टडी टीचर थे, नाम क्या था, रिचार्ड ए वेरर। ओके, तो उनको काफ़ी एडमायर करते थे, एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब, और उनके एडवाइज़र भी थे, उन्होंने इनको एडवाइस किया था कि वो क्लब को ज्वाइन करें। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, वो कह रहे कि मेरे लिए जो मिस्टर वेरर थे वो परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, उन्होंने मेरे माइंड को ओपन किया किसके लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए। एब्राइट सेड, एब्राइट कहते हैं ओके, कि जो उनके टीचर थे उन्होंने उसको क्या किया, उसको हेल्प किया, उनके लिए नई आइडियाज़ प्रोवाइड की कि तुम ये कर सकते हो। रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर कहते हैं कि वो हर काम को एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ करते थे। ओके, देखो वो ब्राइट माइंड भी थे, क्यूरियोसिटी भी थी, डिटर्मिनेशन भी था। ओके, और काम को क्या करते, एक्स्ट्रा एफर्ट्स से भी करते थे। वट प्लीज्ड मी वॉज, जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने मुझे खुश किया, हियर वॉज हिज पर्सन, दिस पर्सन हु पुट in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest। कहते कि ये मुझे बड़ी अच्छा लगता था कि एक बंदा जो पूरा दिन क्या करता है, रिसर्च करता है बटरफ्लाइज पर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे इंटरेस्ट के लिए भी वो काम करता था, रात को 3 से 4 घंटे किसके लिए, डिबेट के लिए, कि दिन में रिसर्च करता और रात को क्या करता, वो डिबेट के लिए काम करता था। रिचार्ड वॉज कम्पिटिटिव, रिचार्ड क्या था, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी उसके अंदर। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, मिस्टर वेरर जो उसके सोशल टीचर हैं वो हमें बता रहे हैं कि वो क्या था, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी उसके अंदर, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बुरी सेंस में नहीं कि वो बहुत ऐसे कॉम्पिटिटर थे कि बस उन्हें जीतना ही जीतना, सबको हराना है, ऐसा कुछ नहीं था। ही एक्सप्लेन रिचार्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, उन्होंने कहा कि जो रिचार्ड है वो जीतने में नहीं थे कि इंटरेस्ट की बस उन्हें जीतना ही जीतना है, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इसलिए वो कंपटीशन नहीं करते थे जीतने के लिए। फॉर विंगिंग सेक और विंगिंग टू गेट प्राइज, की जीतने के लिए या फिर प्राइज के लिए वो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं करते थे। रेदर इसकी बजाय ही वुड विनिंग, वो जीतना चाहते थे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वो ऐसा काम करना चाहते थे जो सबसे बेस्ट हो। ओके, वो बेस्ट वर्क देना चाहते थे, फॉर द राइट रीज़न, सही रीज़न के लिए, एंड ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और हमेशा वो बेस्ट बने रहना चाहते हैं, मीन्स हर काम के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते थे। ओके, अपना बेस्ट वर्क देते थे, इसलिए क्या था, वो जीतते भी थे। कौन बता रहा है हमें ये, मिस्टर वेरर, हिज सोशल टीचर, सोशल साइंस टीचर। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब यहाँ पर एक तरह से रेसिपी की तरह बताया है कि एक साइंटिस्ट कैसे बन सकता है, कि एक तरह से जो साइंटिस्ट कैसे बन सकता है, स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड। क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चे इससे रिलेटेड, कि एक फर्स्ट रेट माइंड हो, एक शानदार माइंड हो आपके पास, क्यूरियोसिटी हो, हर चीज़ के जानने की इच्छा हो, एंड मिक्सड इन विद विल टू विन, और इसको मिक्स कर दो किसके साथ, विल टू विन, जीतने की इच्छा के साथ। ठीक है, कि जो भी काम करो 100% के मन के साथ करो। फॉर द राइट रीज़न, और जीतना भी किस चीज़ के लिए, राइट रीज़न, दूसरों को हराने के लिए नहीं, टू गिव योर बेस्ट। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और ये सारी क्वालिटीज़ किसके अंदर थी, एब्राइट के अंदर। फ्रॉम द टाइम द बुक, फ्रॉम द टाइम द बुक, वो जो बुक उस टाइम से जब वो बुक उसको मिली, कौन सी बुक मिली थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जब वो उसको बुक मिली थी, ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उस बुक को रीड करने से उसके क्या हो गए, साइंस के अंदर जो दरवाजा था उसके लिए, वर्ल्ड था उसके लिए खुल गया। रिचार्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और उनको कभी भी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी वो उनकी लॉस नहीं, उन्होंने कभी इसको नहीं खोया, हर बार वो नई चीज़ को जानने की कोशिश करते रहे। ओके बच्चे, दिस वॉज द चैप्टर, इट वॉज कम्प्लीटेड नाउ, इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ। ओके, बाय, टेक केयर।